सो चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 4 जो है देश के नाम संदेश, ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने एक ईमेल जो कि 2005 की 19 मई को, कौन सी तारीख थी, 19 मई 2005 को उन्होंने हमारे देशवासियों के नाम एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने पूछा था क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। और उसी ईमेल को यहाँ पर हमारे सामने दर्शाया गया है। लेकिन इस ईमेल को एक पत्र के द्वारा एक दोस्त अपने दोस्त को एक पत्र लिखता है और उस पत्र के माध्यम से वो ईमेल के बारे में बताता है कि डॉक्टर कलाम जो थे, जिनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, उन्होंने उस ईमेल में क्या क्या लिखा था। तो चलिए शुरू करें इस चैप्टर को। सबसे पहले एड्रेस है मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। तो वो जो ईमेल था वो 2005 को लिखा गया था, लेकिन 2011 में एक पत्र के माध्यम से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को इस ईमेल में लिखी गई बातों को समझाता है। प्रिय मित्र हर्ष, हर्ष को पत्र लिखा गया है। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सभी सकुशल होंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से आप पत्र लिखना भी सीख सकते हो कि कैसे फॉर्मेट रहता है पत्र लिखने का। तो इस तरफ एड्रेस आया है, ठीक है। उसके बाद हमने संबोधित किया है जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं, प्रिय मित्र हर्ष, फिर नमस्ते कहा है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम सब भी वहाँ ठीक होगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो वो लिखता है हर्ष को कि हर्ष, मैंने एक ईमेल पढ़ा था डॉक्टर कलाम जी के द्वारा लिखा गया, जो कि उन्होंने देशवासियों के नाम, हमारे नाम लिखा था, वही मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। तो कलाम जी लिखते हैं कि आपके पास 10 मिनट है अपने देश के लिए। हमारे पास है 10 मिनट, होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, हैं। और वो कहते हैं अगर आपके पास 10 मिनट नहीं है तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर 10 मिनट है तो इसको पढ़िए। किसको पढ़िए? ईमेल जो लिखा गया है उसको पढ़िए। क्या बताया गया है? आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। हम लोग क्या कहते हैं? हमेशा सरकार को कोसते रहते हैं ना, सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं करती है, भ्रष्ट है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। हम कहते हैं हमारे कानून में दम ही नहीं है। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। नगर पालिका कचरा उठाने आती है हमारे घरों में? नहीं आती है। ये हम सब लोग कहते हैं। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो ये समस्याएं जो कलाम जी ने हमारे सामने दर्शाई हैं, ये हम सबकी समस्या है। हम सब बोलते हैं ट्रेन टाइम पे नहीं चलती है, यहाँ से चिट्ठी भेजो सामने। कभी कभी हम, पता है, हमारी रक्षाबंधन आता है तो बहनें अपने भाइयों के लिए राखी भेजती हैं, थोड़ा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजनी पड़ती है, तो राखी जो है रक्षाबंधन के बाद में मिलती है। तो अक्सर ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? अब हम बोलते तो जरूर हैं कि सरकार निकम्मी है, कचरा नहीं उठाती है नगर पालिका, पत्र समय पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। अब क्या बताया उन्होंने आगे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक आदमी, समझ लीजिए कि आज तुम सिंगापुर जा रहे हो, ठीक है, आप अपना नाम भी उसे दे दो और उसे अपनी शक्ल भी दे दो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों का रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं। कहते हैं क्या? कुछ नहीं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप में कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलां फलां हूँ और फलां मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके।
तो हम बहुत सारी समस्याएं पेश करते रहते हैं हर रोज, करते हैं कि नहीं? अभी बहुत सारी समस्याएं कलाम जी ने बताई, तो वो सारी समस्याएं किसकी है? हमारी है ना भाई। तो हम लोग इस सारी समस्याओं से पीड़ित, हम बोलते रहते हैं अरे यार हमारे देश में तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सरकारें भ्रष्ट है, कुछ भी समय पे नहीं होता है, कोई भी काम करवाओ कोई आदमी समय पे आता ही नहीं है करने को, कंप्लेंट लिखाओ उसके बाद भी नहीं आता है, पुलिस जो है वो तो चोरी होने के बाद में आती है, क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जाता है, यानी कि हमारी समस्याएं रहती हैं हमेशा। तो इसके लिए हमारे कलाम जी बोलते हैं कि अगर आप सिंगापुर कोई बंदा जा रहा है और आप उसकी जगह आप चले जाओ, कुल मिला के उन्होंने कहा, तो आप पाओगे कि वहाँ पर सड़कों पर आप सिगरेट का टुकड़ा, पीने का सिगरेट फेंकते हैं ना हम इंडिया में तो कैसे पिया सिगरेट कहीं भी फेंक दिया, जलता हुआ ही फेंक देते हैं। सिंगापुर में आप नहीं फेंक सकते हो, आप स्टोर में खाना नहीं खा सकते हो, आप सड़कों पे कचरा नहीं फेंक सकते हो, आप अंडरग्राउंड जो सड़कें होती हैं उनमें आप टैक्स भरे बिना नहीं जा सकते हो, जो बनी होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, सुरंगें वगैरह होती हैं जिनमें से रोड्स बनाई जाती हैं, यानी कि जिसको बनाने में बहुत खर्चा आता है। फिर अगर आप 5 से 8 बजे के बीच में आर्चर्ड रोड नामक कोई जगह है वहाँ पर, अगर वहाँ पर आप कार चलाते हो तो उसका टोल टैक्स लगभग 60 रुपये देना पड़ता है। कितना? 60 रुपये। अगर पार्किंग आप करते हो कहीं पर भी तो पार्किंग के लिए पैसे लगते हैं। अगर आप तय समय से ज़्यादा पार्किंग में गाड़ी छोड़ देते हो तो उसका पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप दुबई में रहते हो तो रमज़ान के दिनों में आप बाहर खाना नहीं खा सकते हो जाहिर रूप में। जैसे अभी हमारे इंडिया में क्या होता है, हम गाड़ी में जाते आते खाना खा रहे हैं, या हम चलते चलते हाथ में कुछ भी लिया हुआ खाए जा रहे हैं, रोड पे किनारे पे खड़े रह के खा लिया। दुबई में रमज़ान के दिनों में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिना सर ढके आप बाहर नहीं निकल सकते हो। वॉशिंगटन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आप अगर तय लिमिट से तेज़ गाड़ी चलाओगे तो तुरंत आपका चालान कट जाएगा। आप वहाँ पर किसी भी सिपाही को, किसी भी पुलिस वाले को ये नहीं बोल सकते ए तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे पापा इस एरिया के एमएलए हैं, कि एमपी हैं, कि ये हैं, कि वो हैं। आप अमेरिका के अंदर ये सब बातें नहीं कह सकते हो। ये सब कहाँ कह सकते हो? आप सिर्फ इंडिया में ही कह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर जा रहे हो और वहाँ पर आप नारियल पीने का खाली नारियल इधर उधर फेंक देते हैं ना, जैसे हम मांडवी जाते हैं हम लोग फेंक देते हैं, बोले तो वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हो। बोस्टन जैसी जगह पे अगर आप बोस्टन में हो और वहाँ पर अगर आप सोचो कि आप नकली डिग्री खरीद लो तो वहाँ पर आप वो नहीं खरीद सकते हो। तो आगे वो कहते हैं कि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम विदेशों की बात कर रहे हैं, कलाम जी कहते हैं कि हम हमारी ही बात कर रहे हैं। कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि हम लोग विदेशी कल्चर को, विदेशी रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर सुनकर बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, लेकिन क्या हम उनको अपने देश में फॉलो करते हैं? क्या आप रोड पे कचरा फेंकते हो? मैं तो फेंकता हूं भाई, हम सब फेंकते हैं। अगर कोई बोलता है नहीं फेंकता हूं तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है भाई। नहीं फेंकते हम रोड पे कचरा? बिल्कुल फेंकते हैं हम कचरा, सब लोग फेंकते हैं कचरा। हमारे यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं क्या हम उनको मानते हैं पूरे तरीके से? कोई भी नहीं मानता है भाई। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में बनते हैं हम उसको मानेंगे ही नहीं, तो इंडिया अमेरिका की तरह आगे कैसे बढ़ेगा? फिर हम बोलेंगे अमेरिका अच्छा है, इंडिया अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाता है तभी तो वो अच्छा है ना। तो रूल कौन बनाता है? सरकार बनाती है। फॉलो कौन करता है? लोग फॉलो करते हैं। तो लोगों के फॉलो करने से तो देश आगे बढ़ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ना उन देशों में, क्यों? क्योंकि लोग फॉलो करते हैं। तो इससे बेटर आप अमेरिका में जाके वहाँ के रूल्स फॉलो करोगे तो बेटर इंडिया में रह के इंडिया के रूल फॉलो करो ना। नहीं कर सकते आप? तो अगर हम रूल फॉलो करें तो हमारा देश भी किसी से भी पूछे नहीं है। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते। अब आप घूम के जब बाहर से आ गए, बाहर गए, वहां तो सब चीजें आपने उनके हिसाब से की, लेकिन जब आप इंडिया आए तो आकर एयरपोर्ट में उतर दी, कहीं भी सिगरेट जलती हुई फेंक दी। कागज थे जेब में, टिकटें विकटें थी पुरानी, सब उठा के कचरे में नहीं फेंकने की बजाय रोड पे ही फेंक दी, एयरपोर्ट पे। अगर आप पराये देश में जाकर एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं तो फिर अपने देश में क्यों नहीं बन सकते हो? बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, यहाँ पर कोई महानगर पालिका जो बॉम्बे की है, मुंबई महानगर पालिका, उस नगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व आयुक्त जो थे जिनका नाम था तिनायकर, उनके द्वारा कही गई कुछ बातें हमारे सामने लिखी हैं। अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और यहाँ जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर
आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। अब बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने कुत्तों को घुमाने निकलेंगे और फिर कुत्ते वहीं पर रोड पर ही गंदगी फैलाएंगे और फिर जब वही लोग रोड पर घूमने निकलेंगे खुद, तो बोलेंगे नगर पालिका साफ नहीं करती है। गंदा किसने किया? पहले तो तुम ही ने गंदा किया, अब तुम ही बोल रहे हो गंदा है। ये तो वही बात हुई ना। क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? तो ये तो वही बात हुई ना कि आप जब बाहर निकलो तो आप देखोगे आपके पीछे पीछे, आपके आगे आगे एक झाड़ू वाला आदमी चल रहा है, बस जहाँ आप कदम रख रहे हो वहाँ झाड़ू से वो साफ करता जा रहा है। या फिर आपके कुत्ते को जब पॉटी लगेगी तो एक कटोरा लेके एक आदमी पीछे पीछे घूमता रहेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुत्ता किसने पाला? आपने पाला ना, तो कुत्ते की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। और ये विदेशों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है, अगर आपने कोई जानवर पाला है तो वो गंदगी नहीं फैला सकता है कहीं भी। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। जापान और अमेरिका जैसे देशों में अगर आपने कुत्ता पाला है तो उसकी जो सुसु पॉटी है सब आप साफ करोगे। इस रोड के ऊपर ये नहीं है कि रोड है, आपको करना पड़ेगा। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलटाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर अपने उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो राष्ट्रपति जी आगे बताते हैं कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में कुत्ते की गंदगी उसके मालिक को साफ करनी पड़ती है। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग वोट डालने जाते हैं, पता ना, जब हम वोट डाल कर आते हैं तो वहाँ जाकर जब वोट डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सारी जिम्मेदारियां वही उल्टी कर दी हमने, कि भाई सारी जिम्मेदारियां हम चुनी हुई सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम आकर घर पे ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर सोचते हैं कि अब सारा काम जो है सरकार करेगी, हम तो अब फ्री हो गए। हम रेलवे उम्मीद करते हैं कि रेलवे जो है साफ सुथरे टॉयलेट बाथरूम होंगे रेलवे के अंदर, लेकिन उनको हमें ठीक से यूज़ करना नहीं आता है। भाई चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, हम उसको खराब करें तो चलेगा, लेकिन हमें अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए और खुद ही दहेज ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें यहाँ पर कलाम जी ने हमें लिखी हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो यहाँ पर किरण ने ये पत्र हर्ष को लिखा था, और वो अंत में बताते हैं, राष्ट्रपति कलाम ने संदेश दिया है, पूछा है कि जो व्यवस्था सब खराब है इसको बदलेगा कौन? हम बोल देंगे भाई ये सब व्यवस्था बदलने का काम किसका है? मेरे पड़ोसियों का है, मेरी सोसाइटी का है, इस डिस्ट्रिक्ट का है, ये महानगर पालिका का है, बड़े बड़े अधिकारियों का है, नेताओं का है, देशवासियों का है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा है, क्योंकि हम तो बोलेंगे मैं थोड़ी कचरा फैलाता हूँ। तो भाई कचरा आप नहीं फैलाते, लेकिन अगर हर एक आदमी यही बोलेगा तो फिर साफ कौन करेगा? तो हमें क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारा नाम लेना चाहिए
कि भाई मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, फिर मेरे को देख के दूसरा भी करेगा, दूसरे को देख के 2 और करेंगे, 2 और को देख के 10 और करेंगे। इस तरीके से हम सब लोग जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा देश जहां का तहां ही रहेगा। फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और देश को पूरी गंदगी देश की साफ करके जाएगा। क्या कोई मिस्टर क्लीन आने वाला है? नहीं आने वाला है। फिर हम यहाँ की व्यवस्था से दुखी होकर, परेशान होकर अमेरिका भाग जाएंगे। अमेरिका में अगर कुछ दिक्कत हो गई, वहां पर हमारा परिवार सुरक्षित नहीं होगा, तो हम वहां से इंग्लैंड चले जाएंगे। इंग्लैंड में कोई और समस्या, बेरोजगारी जैसी समस्या हमें अगर हमारे ऊपर आ जाएगी, हम वहां से फिर खाड़ी देशों में यानी कि दुबई साइड चले जाएंगे। वहां पे जब गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जब वहां पर भी स्थिति खराब हो जाएगी, फिर हम भारत सरकार को न्यूज़ के माध्यम से वीडियो बना बना के भेजेंगे, भारत सरकार हमें बचाओ, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हमें बचाओ। फिर भारत सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि वो हमको पकड़ लेने प्लेन लेकर यहाँ पर आए और हमें साथ में लेकर अपने देश जाए। तो कलाम जी कहते हैं कि हम इसी तरीके की व्यवस्था चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर देखें और बाहर चले जाएं, फिर देश की सरकार को नोचें, उसको कोसें, और फिर अंत में जब हम वहाँ भी फंस जाएं, जैसे कि अभी कोविड काल में हुआ ही ऐसा था, आपने देखा था, लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में जाते हैं। फिर जब कोरोना बढ़ गया, विदेशी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई यहाँ वाले जो हैं हम तो उनकी जिम्मेदारी लेंगे, दूसरे देशवासियों की नहीं लेंगे। तो आपने देखा कोरोना काल में कितने सारे प्लेन्स भर के इंडिया में, कभी चाइना से, कभी दुबई से, कभी अमेरिका से, कहाँ से नागरिकों को इंडिया में लाया गया। क्यों लाया गया भाई? और कोविड फैलने की मेन वजह भी वही है कि उन लोगों को लाया गया और उनके थ्रू कोविड भी आया इंडिया में। क्या जरूरत थी? क्या हमसे पूछकर वो बाहर गए थे? क्या हमने भेजा था उनको बाहर? उन गिने चुने लोगों की वजह से जो डॉलर्स कमा कर आए थे, जो बहुत पैसा कमा कर लाए थे, उनकी वजह से यहाँ पर एक आम गरीब आदमी जो है मरने की नौबत उसकी आ गई। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें कलाम जी हमारे अंदर की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो कम से कम ये जो मैसेज है उनका, ये मेल जो है, ये आगे कुछ लोगों को, 10 लोगों को भेजो, ताकि वो भी आपकी तरह ही एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ देश को आगे बढ़ा सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। तुम्हारा मित्र किरण ने ये पत्र लिखा था।